हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सेंट्रल बैंक का वो फंक्शन जिसमें से एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्या है वो फंक्शन? लेट्स सी। दैट इज़ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये जो फंक्शंस है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज इसके बारे में ही जानना है हमें। तो क्या होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट? ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब आप समझते हो, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई होती है, और डिफ्लेशन रिसेशन होता है, या मंदी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मनी सप्लाई को किस तरीके से, जैसे इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि मनी सप्लाई को किस तरीके से कम किया जाए, या फिर अगर डिफ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई बढ़ाई जाए। आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, कि उस टाइम पे किस तरीके से उस मनी सप्लाई को कम किया जाए या फिर बढ़ाया जाए। इसे कौन डिसाइड करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक जिसे आप कहते हो। ओके, ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं हम किस तरीके से क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले, जैसे हमारी दो पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है इसे कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसको। और मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक करता है डिसाइड, कि कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें जानने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेना ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है, ये वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक को मनी लैंड करता है या मनी उधार देता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा लेगा किससे? वो लेगा सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक जब इसको पैसा देगा तो इससे कुछ लेगा भी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है इस इंटरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और ये जो रेपो रेट है, अभी करंटली जो रेपो रेट है वो कितना है? 5.75। ये कुछ दिन पहले का था। अभी जो करंट रेट है वो है 4%। रेपो रेट कितना है अभी? 4%। इनमें जो जितने भी रेट्स हैं इनमें सारों में बदलाव आया है ड्यू टू जो अभी टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से इन सारे जितने भी रेट्स हैं उन सब में बदलाव आया है अभी। तो करंट रेट कितनी चल रही है अभी? रेपो रेट 4% है। आगे और देखते हैं, दूसरा होता है बैंक रेट। रेपो रेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ये वो रेट होती है जिसमें कमर्शियल बैंक को जो मनी लैंड करती है सेंट्रल बैंक, और उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, दैट इज़ रेपो रेट, उनके शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, दूसरा है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो सेम रेपो रेट की तरह ही होता है, बस उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये जो बैंक रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और बैंक रेट क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसकी जो रेट है अभी इसकी करंटली कितनी है? 4% है रेट, इंटरेस्ट रेट, और जो बैंक रेट है उसकी 4.25% है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बस ज़रा सा, ज़्यादा कुछ नहीं आता। ये आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। और अगर आप थोड़े दिन बाद देखोगे तो इसमें कुछ और बदलाव आ जाएगा। एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक पैसा देती है सेंट्रल बैंक को तो वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब जब मतलब जैसे सिचुएशन पहले क्या थी? पहले क्या होता था कि कमर्शियल बैंक जो थी, कमर्शियल बैंक मांगती थी किससे? सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता था कमर्शियल बैंक के ऊपर। अब कमर्शियल बैंक दे रही है सेंट्रल बैंक को। क्यों दे रही है? कई बार ऐसा होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की। क्यों पड़ती है? कि जो गवर्नमेंट होती है उनके सबके अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर। अब अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो उन्हें पैसे कौन देगा? सेंट्रल बैंक देगा।
तो अब सेंट्रल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो अब वो किससे लेगा? कॉमर्शियल बैंक से। अब कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक कहेगा कि भाई देखो अभी तक मैंने आपकी मदद की, अब आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक उनसे क्या कहेगा? सेंट्रल बैंक से कि ठीक है भाई हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन आप भी हमसे इंटरेस्ट लेते थे तो अब हमें भी इंटरेस्ट चाहिए। तो कॉमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो अभी जो करंट रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो कितना है? 3.35%। करंट जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35% है। ओके, तो अब आप देखोगे कि जो रेपो रेट है उसमें और रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। रेपो रेट में इंटरेस्ट कितना था? 4% और रिवर्स रेपो रेट में 3.35%। मतलब जो इंटरेस्ट देता है सेंट्रल बैंक वो कम है और जो लेता है वो ज़्यादा है, ठीक है। इससे हमें कुछ नहीं करना है, दैट्स देयर इंटरनल मैटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशो। इसके दो पार्ट है, कैश रिजर्व रेशो एंड LRR के दो पार्ट हैं, CRR एंड SLR। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक कोई डिपॉजिटर आता है, जैसे कोई डिपॉजिटर है वो आएगा बैंक के पास में, पैसा जमा कराया उसने, जैसे उसने 100 रुपीज़ जमा कराए। अब इस 100 रुपीज़ में से गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या कहता है कि भाई अब आप सारा का सारा पैसा जो है वो आप लोन के लिए नहीं दे सकते हो, आपको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा या फिर इसमें से कुछ पैसा बचा के रखना पड़ेगा। तो वो LRR जो रेशो है वो उसको डिसाइड कर देता है। सपोज इसमें से 20% उसने डिसाइड कर दिया है कि आपको इतना पैसा अपने पास रखना है या इसमें से इतना पैसा रखना है और बाकी का आप लैंड कर सकते हो, लोगों को उधार दे सकते हो। तो 100 में से 20 रुपीज़ उसने रख लिए, बाकी बचे कितने? 80 रुपीज़, ये उसने लोन के रूप में दे दिए। अब इस 20 रुपीज़ में से भी पार्ट होते हैं, कुछ मनी जो होती है या कुछ पार्ट जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को एज अ रिज़र्व। तो जैसे मान लीजिए इसमें से 5% हो गया या फिर इसके 5 रुपीज़ हो गए, तो ये रखेगा सेंट्रल बैंक के पास में। दिस इज़ कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशो। जो मनी LRR में से जो पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास में कमर्शियल बैंक रखता है दैट इज़ कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशो। और जो पोर्शन वो अपने पास बचा करके रख लेता है, जैसे इसमें 15 रुपये इसके बच गए, तो ये क्या हुआ? दिस इज़ कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो LRR रेट है, CRR जो है CRR है आपकी 3%, करंट रेट जो चल रही है 3% है, और SLR कितनी है? दैट इज़ 21.50%। दिस इज़ 21.50%। तो LRR कितनी होगी? 24.50%। ये आपकी LRR होगी अभी प्रेजेंटली, ठीक है। तो अब जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, अब हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने जान ली, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करेगा कौन? सेंट्रल बैंक। कैसे करेगा? दो तरीके से करेंगे। दो पॉलिसीज़ होती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उस पर कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इस पर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो इसके जो सेंट्रल बैंक है इसके कुछ कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। यानी कि देखो, जैसे इसमें हम ये हम इसमें ये जानते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में पैसों के लेन देन को अगर बढ़ाना है या घटाना है तो कौन इंश्योर करेगा? दैट इज़ सेंट्रल बैंक। 2 टाइप्स की पॉलिसीज़ होती है जो हमने जाना मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी में पैसे को छापेगा या नहीं छापेगा, और अगर छापेगा यानी कि प्रिंट करेगा तो कितना प्रिंट करेगा, मॉनेटरी सप्लाई कितनी होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, और एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो इसलिए ये है बहुत ईजी। सो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। ये आप मान के चलो एकदम से। सबसे पहली बात देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। आप बताओ कि अगर इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया हो लोगों के पास, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा या क्या चाहेगा कि लोगों के पास से पैसा वापस ले लिया जाए।
तो या फिर सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि वो रेपो रेट को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, लोन जो होंगे, लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी तो। क्यों, कैसे देखते हैं हम, जैसे कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से क्या लेगा, पैसा मांगेगा कमर्शियल बैंक, और जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से पैसा मांगेगा। अब सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा, तो यहाँ पर जो इसको लोन मिलेगा वो महंगा होगा सेंट्रल बैंक से, है ना। तो अगर इसके पास लोन महंगा आएगा तो ये जो पब्लिक को देगा, जो पब्लिक को लोन देगा वो भी महंगा होगा। तो भाई मैं जो पब्लिक है वो सोचेगी कि मैं आखिर क्यों लूँ इतना महंगा लोन, तो अपने आप ही जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इसकी उल्टी सिचुएशन आती है डिफ्लेशन की, तो क्या करेंगे, इसको डाउन कर देंगे। नेक्स्ट यही सेम चीज़ आती है आपकी बैंक रेट के बारे में, सेम सिचुएशन आती है आपकी। और फिर देखते हैं हम क्या करेंगे, दूसरी बात क्या होती है आपकी LRR के बारे में, लीगल रिजर्व रेशो। अब जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एक बंदा था कोई, उसने डिपॉजिट कराया बैंक के पास में, ठीक है, उसने डिपॉजिट कराया और फिर आपने जो पैसे, जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, तो आप क्या करते थे, LRR के आप रख देते थे, कितने, 20 रख लिया आपने, और बाकी के जो थे वो 80 रुपीज़ आपने क्या किया, लैंड कर दिए, उधार दे दिए। तो मार्केट में कितना है, 80 रुपीज़ आए, और इसमें से भी आपने CRR के अलग 5 रुपये रख लिए और SLR के आपने 15 रख लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी नॉर्मल वाली। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम। दूसरी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो पैसे आए आपके 100 रुपीज़, तो इसमें से आप जो बैंक क्या कहता है सेंट्रल बैंक, कि आप जो है आप इसमें से 20 की बजाय अब आप 30 रुपीज़ रख लीजिए। और अगर आप 30 रुपीज़ LRR के रखते हो तो इससे क्या होगा कि आपके जो मार्केट में जो पैसे जाएंगे वो कितने होंगे, अब ओनली 70 होंगे। मतलब कि वो अब पैसे की जो सर्कुलेशन है, वो मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी, यानी कि आप लोगों के पास में पैसा कम आएगा। अगर पैसा कम आएगा तो क्या होगा कि वो कम डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो गया है तो बैंक क्या बोलता है कि मेरे पास कुछ पेपर्स है, मैं उसे बेच रहा हूँ, तो आइए और आप उसे परचेज कीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पब्लिक है अगर उसने ख़रीदा उन पैसों, उनको पेपर्स को ख़रीदा, तो वो क्या देगा, मनी देगा उसके बदले में, ठीक है। अब उसने मनी दी तो इसके पास में मनी क्या हो गई, कम हो गई, और सेंट्रल बैंक के पास में मनी बढ़ गई, ठीक है। अब इसके पास अपने अगर मनी कम हो गई तो अब ये क्या करेगा, अब ये पेपर से कुछ खरीदेगा थोड़ी ना, अब इसके पास में सिर्फ पेपर रह गया, पैसे तो चले गए सेंट्रल बैंक के पास में। तो इससे अपने आप जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाती है, मनी सप्लाई। और अगर उल्टा करना हो तो इसका, तो क्या करेगा, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसको क्या करेगा, ये परचेज कर लेगा जो बैंक है सेंट्रल बैंक, ठीक है। दिस इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या है कि अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक पैसा जमा कराएंगे, है ना, और सेंट्रल बैंक के पास और मनी सर्कुलेशन, सेंट्रल बैंक के पास और क्या होगा कि जो मार्केट है उसमें मनी सर्कुलेशन अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, अगर आप पहले किसी को लोन देते थे तो क्या होता था, जैसे एक छोटी सी सिचुएशन देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को अगर 75,000 का लोन चाहिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपने भाई आप 100 रुपीज़ जमा कराइए। जैसे आप अगर 1 लाख रुपीज़ जमा कराओगे तो आपको, या फिर 1 लाख की जो आप सिक्योरिटी जमा कराओगे, तो इस 1 लाख पे आपको 75,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे लोन के। मतलब कि आपकी जो बाकी का जो 25% है वो आपकी क्या हो गई, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको अगर मनी सप्लाई कम करनी हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को वो 25 की बजाय अब 30% कर देगी। तो अब क्या होगा कि जो अब उसको 75,000 मिल रहे थे, अब उसको 75,000 नहीं मिलेंगे, अब उसको ओनली 70,000 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इसको कम या ज़्यादा कर सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं हम मोरल सोशन। इससे क्या होता है
मोरल सुजैन क्या होता है कि आप इसमें हम लोगों को एनकरेज या डिस्करेज करेंगे। कैसे? अगर पैसे नहीं देने हैं किसी को तो कहेंगे कि लोन लेना बहुत गलत बात है या बहुत गलत है, आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत जो लोग होते हैं उनको हम ऐसे बोलेंगे, तो उनको डिस्करेज करेंगे कि वो लोन ना ले। या और अगर दूसरा काम करना है, उन लोगों को लोन देना है, तो उनको एनकरेज करेंगे अगर रिसेशन है तो, कि भाई लोन लीजिए आप, और आप इसे आप नए नए बिजनेस कर सकते हो, आपको हम अच्छे से मतलब उनको कॉल कर करके उनको लोन भी देते हैं हम, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होती है? अब हर बंदे को पैसा ना दो, मतलब हर बंदे को पैसा ना दे करके ओनली उन लोगों को ही हम पैसा देंगे जिनके पास में सिक्योरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर जिनके पास में अच्छी मनी हो, या अच्छी जिनकी पोजीशन अच्छी हो, तो सिर्फ उन्हीं को देंगे हम, हर एक को लोन नहीं देंगे, ठीक है। अदर बैंक्स को अब क्या करेंगे कि जो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। अब आगे देखते हैं हम हमारा जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, उसमें से जैसे ओपन मार्केट हमने देखा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देता है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा तो यहाँ से जो पैसा है वो कहाँ पे चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा, और सिक्योरिटी कागज़ आ जाएगा किसके पास में, पब्लिक के पास में। तो अब सिर्फ कागज़ रह गया, पब्लिक के पास पैसा नहीं रहा। दूसरी सिचुएशन आती है रिसेशन की, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सिक्योरिटीज़ को खरीद लेती है लोगों से। अगर सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी तो लोगों के पास में पैसा बढ़ जाएगा और वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है। अब अभी आई होप आपको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स, इट इज़ एन अपेक्स बॉडी। कमर्शियल बैंक ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, इट इज़ इंडिविजुअल यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सेंट्रल बैंक होती है। और कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक इंडिविजुअल यूनिट होती है। सबसे बड़ी बॉडी कौन सी होती है, आपकी सेंट्रल बैंक होती है, और ये बैंकर्स का बैंक होता है। दूसरा आता है कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई। कंट्रोल कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक करता है इकोनॉमी मनी सप्लाई को। और जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्रेडिट क्रिएट करता है इकोनॉमी में। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज सोशल वेलफेयर। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल वेलफेयर। और इनका कमर्शियल बैंक का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब फंक्शन क्या होता है सेंट्रल बैंक का, इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बैंकर होता है गवर्नमेंट के लिए। और कमर्शियल बैंक क्या करता है, आर बैंकर टू द कॉमन पब्लिक। ये गवर्नमेंट का बैंक होता है और ये पब्लिक का बैंक होता है। कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक के पास में कस्टडी होती है फॉरेन एक्सचेंज की, और कमर्शियल बैंक के पास में नहीं होती है कस्टडी। करेंसी इशूज़, सेंट्रल बैंक हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी। सेंट्रल बैंक के पास में इशू करने की अथॉरिटी होती है करेंसी को, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास में नहीं होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर बैंकिंग है वो कंप्लीट होता है, और हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट होती है मनी एंड बैंकिंग की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।